शुरुआत मीना साहब आपसे भी समझना चाहूंगा। दावे ये जरूर होते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है ये रस्म अदायगी नहीं है। क्या वास्तव में हम माने ये रस्म अदायगी नहीं है या सिर्फ एक औपचारिकता भर है? एक दिन कार्यक्रम आयोजित होते हैं, भाषण होते हैं, सेमिनार होते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को भुला दिया जाता है। देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जहां तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का सवाल है, हम इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और हमारे मंत्री जी, खासकर से जो हमारे मंत्री जी हैं मुकुल वासनिक जी, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है पिछले कई सालों से और इसके खिलाफ एक मुहिम हमने चला रखी है। क्योंकि हमारे मंत्रालय का जो मैंडेट है, आप अगर देखें तो पूरा एनफोर्समेंट हमारा ये नहीं है मैंडेट। हमारा मैंडेट है ड्रग डिमांड रिडक्शन का। इन पदार्थों की मांग को कैसे कम किया जाए। कम करने के लिए हमारा जो प्रयास रहता है वो ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करना जनता में, समाज में और युवा वर्ग में, और उसके लिए हमने कैंपेन चलाए हुए हैं। पिछले 1 साल से नेहरू युवक केंद्र संगठन है, उसके माध्यम से, और केंद्रीय जो बाल भवन है, नेशनल बाल भवन जिसको बोलते हैं, उसको 155 केंद्र हैं करीब पूरे देश में। उनके माध्यम से बच्चों को इसमें पूरी तरह से हमने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है। और नेहरू युवक केंद्र के माध्यम से हमने 17 जिलों को अभी पूरे देश में चुना है। उसमें 10 जिले पंजाब में हैं और 7 जिले मणिपुर में हैं। मणिपुर में 750 गांव और पंजाब में करीब 3000 गांवों में ये अभियान। समझना चाहूंगा वात्स्यायन साहब, क्योंकि आप क्षेत्र में काम करते हैं, जमीनी तस्वीर आपको ज्यादा बेहतर पता है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में जब से मंत्रालय गंभीर दिख रहा है योजनाओं के स्तर पर, तब से तस्वीर थोड़ी बेहतर हुई है नशाखोरी के मोर्चे पर, या और ज्यादा बदतर होती जा रही है स्थिति और ज्यादा भयावह हो रही है? देखिए, अगर मैं एशिया में देखूं और एशिया के साथ साथ इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा कमिटेड है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट की। दूसरी जो एस्पेक्ट जो जुड़ा हुआ है वो ये कि कमिटमेंट क्योंकि लंबा है और ये प्रॉब्लम भी एक क्रॉनिक है। ये ऐसी नहीं है कि एक दिन में आप वॉश आउट कर दें सब कुछ साफ हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके अंदर एक मैं कहूंगा एक गैप है, क्योंकि ये जो इशू है वो 3 मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है। तो नेचुरली तीनों का जो एक कहीं ना कहीं सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं उसमें बीच रास्ते में आड़े आता है। डिमांड रिडक्शन की बात हम कर रहे हैं तो डिमांड बिल्कुल सही बात है कि आपका है, और बल्कि आपका तो सामाजिक जिसको कहते हैं सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य से केवल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ना देख करके बल्कि एक सामाजिक परिवेश में उसको देखना बहुत जरूरी है। और वही मैं समझता हूं मिनिस्ट्री कर रही है। मगर केवल अगर हम उसको मेडिकल मॉडल के रूप में अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद उसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके का हमारा समाज है, जिस तरीके की धार्मिक मान्यताएं हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर वो भी दिक्कतें पैदा करती हैं जब हम बात करते हैं नशाखोरी की? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि जो धारणाएं हमारी नशे के प्रति, सब्सटेंस अब्यूज और हेल्प सीकिंग बिहेवियर, अगर हम देखें तो हमारे समाज में हेल्प सीकिंग बिहेवियर को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। यानी कि किसी से मदद मांगना जो है कमजोरी का द्योतक माना जाता है। और हम ये चाहते हैं कि क्लिनिक में हम बैठे तो कल कोई आए और मदद मांगने आ जाए और कैसा हो, कमिटेड हो, मोटिवेटेड हो। मगर ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से एक छोटी सी परेशानी में मदद नहीं मांग पाता, वो एक एडिक्ट होकर के वो किसी से मांगेगा? तो क्या एक बहुत बड़ा गैप है एक आम आदमी का, एक स्ट्रीट में जो एडिक्ट है, जो आज ड्रग यूज कर रहा है, और एक क्लिनिक में। तो उस गैप को हम सामाजिक रूप से उसको दूर करना पड़ेगा। केवल क्लिनिक तो आपने खोल दिए, मगर क्लिनिक में पेशेंट कैसे आए, क्या वो और तैयार हो, तो उसके बीच में एक रेंज को कैसे हम डेवलप कर सके। और क्या इस दिशा में भी काम होता आपको दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि जो सरकारी मशीनरी इस पूरे मामले में से जुड़ी हुई हैं वो इस दिशा में कुछ आगे बढ़कर, 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही हैं, वो लोगों से सीधे जाकर मुलाकात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो एनजीओज हैं वो इसमें कुछ आगे आए हैं, वो कुछ सरकार की मदद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो दिक्कत आपको नजर आ रही है, गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस दिशा में भी कुछ तस्वीर बदल रही है? पिछले, मैं समझता हूं पिछले 5-6 सालों में खासतौर से डॉक्टर रजत रे के उसमें लीडरशिप में एक प्रोग्राम जो शुरुआत हुई है, जिसके अंदर जिसको हम कहेंगे कि हम उन लोगों को जो अभी तैयार नहीं है हम उनको भी छोड़े नहीं। क्योंकि जो कमिटेड हो गया वही अगर आ गया तो इसका मतलब कि हमने उनको डिनाई कर दिया। तो उन तक भी हम, जैसे नाकों के थ्रू आप लोग वहां जिसको कहते हैं हम सिरिंजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिरिंज एक्सचेंज जो प्रोग्राम है ये कंट्रोल वे में चल रहा है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट की है वो बड़ी बैलेंस और रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी तो है, इसको मैं आई अप्रिशिएट, मगर उसको हम जमीनी लेवल पे कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करवा पाएं
और सामाजिक रूप से हम उसमें एक चेंज, बदलाव को तरफ देख सकें, वहां थोड़ा सा हमारे को एक एम्फेसिस चाहिए। और उसमें किन किन की भूमिका हो सकती है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन डॉक्टर आस्था शर्मा, आपसे भी समझना चाहूंगा, आप चूंकि मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पास तमाम लोग आते होंगे अपनी अपनी जो मन की सोच है, विचार हैं, उनको लेकर किस तरीके का आपका अनुभव रहता है जब हम नशाखोरी की बात करते हैं और उससे जुड़े हुए लोग जब आपके पास आते हैं काउंसलिंग को लेकर? देखिए, जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के नशे से ग्रसित होता है, वो बहुत सारी समस्याओं के साथ आता है। पारिवारिक समस्याएं तो होती ही हैं, और एडिक्शन या नशाखोरी एक सामाजिक समस्या है, जैसे वात्स्यायन जी ने भी कहा, बहुत सही बात कही उन्होंने। लगभग 14-15 साल की उम्र से शुरुआत होकर के 40-50 साल की उम्र तक के लोग आते हैं एडिक्शन की प्रॉब्लम को लेकर के। भिन्न भिन्न पदार्थों का नशा करते हैं, जिसमें शराब से लेकर के कोकेन, ओपियोइड्स, चरस, भांग, सब कुछ, सब तरह के पदार्थों का नशा करने वाले आते हैं। खासकर जो समस्या आती है अस्पतालों में, वो ये कि एक तो इन बहुत सारे मरीजों को परिवार वाले लेके आते हैं। ये वात्स्यायन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक सोशल, एक पैरेलल, एक मूवमेंट कहूंगा जो कि शुरू हुई है। वो है कि एक जो लोग नशा पहले लेते थे, अब वो ठीक जब हो गए तो उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू करा। ये अपने में एक बड़ी पावरफुल एक बदलाव है। एक इंडिकेशन भी है कि लोग डिएडिक्शन सेंटर्स में जाते हैं, ठीक होते हैं, और ठीक होने के बाद वो इसमें ये एक अपने अंदर मद्दा महसूस करते हैं कि मैं अब दूसरे की भी मदद कर सकता हूं, और ये बैरियर को दूर करने में बहुत मदद करता है। और ये मैं समझता हूं कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पर इस तरह के ऐसे बहुत प्रयास हुए हैं अदर देन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी उन्होंने पीयर काउंसलर्स को अलाउ किया है, अपनी फंडिंग उसके अंदर। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसको एक एज ए सर्विस प्रोवाइडर वहां पर रिकॉग्नाइज किया है कि वो भी है। क्योंकि वो जब एक बात कहता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, मैं नशेबाज था, मैं नशा लेता था, मैंने नशा छोड़ दिया, मैं समझ पाता हूं, मैं तुम्हारी बात को समझ पाऊंगा। ये एक दूरी को दूर करने का एक तरीका है, और एक संदेश देने की कोशिश होती है कि तस्वीर बेहतर हो सकती है, तस्वीर सुधर सकती है। आप इस काली दुनिया से, नशे की इस काली दुनिया से बाहर आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा हो, और वो आत्मविश्वास परिवार या जो तमाम एनजीओज हैं या जो समाज है वो ज्यादा बढ़ा सकता है। पूरी की गिरफ्त में है और वो उससे बाहर आना चाहता है और वो उसका इलाज कराना चाहता है, तो क्या इलाज की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा जटिल है, या उसको कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके कहीं जाना होगा तब उसका इलाज हो सकेगा? किस तरीके की व्यवस्था है अभी हमारे देश में? ओके, जो आपने कहा कुछ हद तक सही है। मतलब यह कि नजदीकी जो लोग जहां पे रहते हैं, उसी शहर में या उसी गांव पे, कई जगह पे आसपास इलाज की सुविधाएं नहीं है, लोग को दूर आना पड़ता है। और कई चीजों में जो वात्स्यायन साहब ने चर्चा की थी कि ट्रीटमेंट यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट और एनजीओज ने काफी सारी सेंटर खोल चुके हैं, मगर इनके अंदर केस लोड नहीं है। केस लोड नहीं है, इसका मतलब हुआ लोग आगे नहीं है मदद लेने के लिए। एक तो पहले तो ये जरूरी है कि लोग को जानकारी मिले और आगे आए सहायता के लिए। इसके लिए नैको ने स्पेसिफिकली शुरू किए हैं, उनको बोलते हैं आउटरीच वर्कर। ये नशा करते हुए भी आप दूसरे को मदद कर सकते हैं और उनको इलाज के लिए सहायता दे सकते हैं। उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे लोग को मोटिवेट करना पड़ता है। दूसरा चीज जो जरूरी है, ट्रीटमेंट के बारे में लोग के अंदर कई सारे भ्रम और मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल इसको दूर करना जरूरी है। एक मिसकंसेप्शन जो मुझे दाखिल होना जरूरी है, एडमिट के बिना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, दिस इज ए मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो सकते हैं सिर्फ ओपीडी से इलाज करके। जब हम बात करते हैं एनजीओ के पक्ष के तौर पर, तो क्या वास्तव में सरकार का सहयोग एनजीओ को मिल पा रहा है नशाखोरी के इस पूरे अभियान में, नशाखोरी के खिलाफ इस पूरे अभियान पर? देखिए, जहां तक क्लिनिकल, इसके दो एस्पेक्ट हैं जी, क्योंकि आपसे मैं डॉक्टर रजत रे और बीना जी ने जो बात कही, मैं वहां से थोड़ा सा लूंगा कि ट्रीटमेंट सेंटर का होना नियरेस्ट, वो बल्कि एक रुकावट बन जाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये स्टिग्मा जो है होने के कारण लोग अक्सर
दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज करवाना पसंद करते हैं, अपने क्षेत्र से बाहर जाके पसंद करते हैं। यानी कि क्लिनिकल लेवल पे तो बहुत काम हुआ है, मैं ये कहूंगा। जब पिछले 20 सालों में, जब से ये 87 से ये शुरुआत जैसे और उससे बल्कि पहले हुई है, तो वहां से जो एक सामाजिक क्षेत्र पे जो होना चाहिए, और खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का सामाजिक क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पर थोड़ा सा और अभी प्रयास बहुत ज्यादा बाकी है। यानी कि आपको लगता है मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में नशाखोरी जैसे मुद्दे हैं? वो थोड़ा सा इसके अंदर मैं कहूंगा कि क्लिनिकल लेवल से हमें थोड़ा और बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि जो हमने काउंसलिंग सेंटर्स या हमें एक आउटरीच प्रोग्राम जो है, जो पहले बहुत इसका हिस्सा था बहुत पहले, मगर अब वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ले आए हैं, तो वो हमें थोड़े से और खोलने पड़ेंगे, क्योंकि वो गैप को दूर करने में मदद करेंगे। जैसे डॉक्टर रजत रे जी ने कहा कि इस तरह के पॉसिबल हैं कि ओपीडी के बेसिस पर वो मौजूद हो सकते हैं। जैसे नई पद्धतियां हैं, एक्यूपंक्चर जो है एक ऐसा माध्यम भी है जिसके अंदर अगर वो दिया जाए तो व्यक्ति जो है वो बिना बोले भी उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग भी जो है किसी के लिए बहुत इतना कंफर्टेबल नहीं होता। कोई आके कहना कि मैं नशेबाज। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज, ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कई क्लिनिक्स जो खुल रहे हैं देश में प्राइवेट, उनमें कईयों में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, मिसयूज भी होता है। और मैं जो ये दावा करते हैं कि आप नशाखोरी छोड़ देंगे, हाँ, उनमें कई बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस कईयों को लगता है कि पैसे कमाने का ये धंधा है, तो उनका कमिटमेंट नहीं होता, वो मरीज को मिसलीड भी करते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों एक जजमेंट आया था, उन्होंने इन पे रोक लगाने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया। डॉक्टर रजत रे और मैं उस कमेटी में अभी कॉन्स्टिट्यूट की है, मंत्रालय ने एक कमेटी, उसमें यही चीज हम देख रहे हैं कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड है सर्विस के, वो बिल्कुल एनफोर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने चाहिए। बिल्कुल। इवन पंजाब और हरियाणा में तो अब ये हुआ है कि जो हमारे प्रपोजल्स जो पहले आते थे, उनको मैंडेटरली उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको लाइसेंस भी उन्होंने लेने के लिए बोला हुआ है। बिना लाइसेंस लिए वो कोई प्रपोजल यहां नहीं आ सकते, जो कि अभी मैंडेटरी नहीं था अभी तक। तो ये बहुत अच्छे कदम है और मंत्रालय की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि अभी जब हमारी एक पॉलिसी जो ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही है ड्रग इसके ऊपर, ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर, डॉक्टर रजत रे इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी, और उसके बारे में क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा अभी, वो तो अभी बनी रही है, तो उसमें भी ये चीज बड़े मतलब पुरजोर तरीके से इस चीज को शामिल किया। लेकिन राज्यों का विषय है स्वास्थ्य, वैसे बहुत सारे विषय हैं जो राज्यों की ओर ही जिन पर देखा जाता है और राज्य अक्सर अपने हाथ खड़े कर देते हैं संसाधनों का अभाव का हवाला देते हुए। क्या आपको लगता है कि जो ये पूरा मामला है नशाखोरी का, तस्करी का, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्यों की तरफ से जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, या ये अलग अलग राज्यों पर निर्भर करता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर रे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्यों का सहयोग और राज्यों के लेवल पे इसमें उनका पूरा सहयोग बहुत ही जरूरी है, और राज्यों को ये महसूस करना पड़ेगा कि ये गंभीर समस्या उनके लिए बढ़ती जा रही है। इसलिए स्वास्थ्य का जो विषय है, हमारी फेडरल सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें कई विषय ऐसे हैं जिनमें राज्यों के सहयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इवन इफ हम नेशनल पॉलिसी अभी बना भी रहे हैं तो राज्यों के सहयोग के बिना उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो प्रयास है केंद्र सरकार का, वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पूरी समस्या को मिटा पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम बजाय क्योर के हम प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे मंत्रालय का, और आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग डिमांड रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1998 से आया सिर्फ। अदरवाइज पहले क्या था, हार्म रिडक्शन अप्रोच था कि आपको मरने नहीं देंगे, आपको दवाई देते रहेंगे। वो उससे क्या है कि उसमें कई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि दवाइयां उनकी बिकती रहे, आदमी मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हम उस अप्रोच को ज्यादा एडवोकेट नहीं करते, उसके बारे में हम हमारे मंत्रालय के अपने ही विचार। राज्य दिक्कतें पैदा करते हैं, ये आप मानते हैं? राज्यों का तो सहयोग बिल्कुल मिलना जरूरी है। हमारे मंत्री जी ने भी अभी सभी मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखे हैं कि उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या उनको करनी चाहिए, और हमारा फोकस यही रहता है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जनता में जागृति पैदा की जाए। इसके जो बुरे प्रभाव है, इसके जो दूरगामी स्वास्थ्य पे है, समाज पे है,
परिवार पे है, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। सुनील वासवानी साहब, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, ये भी बड़ा एक विरोधाभास सा है कि एक तरफ हम नशाखोरी के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए जाएं, इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा गंभीर होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नशाखोरी के जो बड़े उत्पाद हैं, मसलन शराब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्व उससे राज्य सरकारों को मिलता है, ये भी दावा किया जाता है। क्या आपको लगता है ये भी अपने आप में एक विरोधाभास है नीतियों के स्तर पर? ये मैं समझता हूँ विरोधाभास नहीं है, बड़ी सोची समझी एक प्रयास है, क्योंकि उन्हें सिर्फ साफ दिखता है कि मेरे को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, मेरी ये सरकार नहीं चल पाएगी अगर मैं शराब को बंद करूंगा। तो पहली बात तो ये शराब, पिछले ये डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक 5 जो प्रायोरिटीज में उसको इंक्लूड किया है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह से यहां भी हम इसमें अगर देखें कि इतना, अगर हम केवल, मैं अभी आपको केवल स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं जो सर्वे इन्होंने हरियाणा और पंजाब ने किया, जैसा आपने अभी रेफर किया था कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसके बारे में लेकर के, तकरीबन 200 सेंटर पीयर लेड सेंटर्स चल रहे थे। इसका क्या मतलब है? और हर एक में अगर 40 भी अगर होंगे, यानी कि 200 जब चल रहे हैं, इसका मतलब देयर इज ए डिमांड, और कुछ डिमांड को पूरी करने वाले भी लोग हैं। और उस डिमांड किस चीज की है कि मुझे इलाज चाहिए। अब अगर हम केवल उसको एक क्लिनिकल, ये भी आप मानेंगे कि अगर हम बिल्कुल उसको प्रोफेशनल यानी कि क्लिनिकल ढंग से अगर कोई चीज चलाते हैं तो उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है। तभी मैं समझता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लैक ऑफ फंड्स के कारण और नए सेंटर्स नहीं चला पा रहे। मगर क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये भी मानती है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक समस्या है, तो हमें एक ऐसे सोशल मॉडल्स को भी फॉलो करना चाहिए, सोशल मॉडल्स को भी सामने रख करके, केवल अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री के जो मॉडल्स हैं उसी को ही अगर रेप्लिकेट करेंगे तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। किस तरीके के सामाजिक मॉडल की आप बात? सामाजिक मॉडल का यहाँ पर सवाल है कि जो प्रिवेंशन की है, केवल हम, जिसमें मीडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर इस तरह की स्टडीज हो, और क्योंकि अक्सर प्रिवेंशन को नकार दिया जाता है। क्यों नकार दिया जाता है? क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव स्टडीज नहीं हो पाती। कुछ प्रयास एम्स में बहुत पहले किए थे, आज से 10 साल पहले, मगर वो प्रयास होने चाहिए जिससे कि आप अपने को नेगोशिएट कर सके कि मुझे फंडिंग प्रिवेंशन के लिए इसलिए चाहिए। केवल सोशल मॉडल का मतलब यहां पर है रिकवरिंग एडिक्ट एक बहुत बड़ा पावरफुल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, और वो है, अगर हम उसको, जैसे आपने कहा, एक्रीडेशन दें, लाइसेंसवाद ना लाएं, क्योंकि लाइसेंसवाद पैसा इकट्ठा करता है। सरकार आपके जो वहां पर है स्टेट गवर्नमेंट में, वहां पर वो और पैसा इकट्ठा करने का जरिया बन जाता है। आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में एक तरीके की तस्वीर भी बदली गई है? ड्रग्स लेना अब एक शान की बात के तौर पर दिखाया जाता है, कम से कम जो हम टेलीविजनों पर या सिनेमा में देखते हैं उसका भी कुछ असर पड़ता है। भाई एक प्रतीकात्मक सिंबल बन गया है काफी बड़ा ड्रग लेना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और जो एक सोसाइटी में डिवाइड बढ़ता जा रहा है उसके भी अपने परिणाम हैं। अब इसको ड्रग को यूज करना, कम उम्र से ही बहुत सारी पार्टीज में जाकर के नई नई चीजों को ट्राई करना, इसको एक तरीके का स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। और जो बच्चा, जो टीनेजर इन चीजों को नहीं करता है, उसको एक जो पर्टिकुलर ग्रुप जिसका वो हिस्सा होता है उससे बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इस वजह से कई बार बच्चे जो हैं वो इन सब चीजों में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। सुनील वासवानी साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा, मीडिया की भूमिका क्या हो, इसको लेकर हमें चर्चा करनी ही थी। क्या आपको लगता है जब हम बात करते हैं ड्रग्स के सेवन की, तो मीडिया ने सकारात्मक की बजाय कुछ नकारात्मक तस्वीरें ज्यादा पेश की हैं, जिसके चलते थोड़ी तस्वीर बेहतर नहीं होती हमें दिख रही है, और अब क्या कुछ कदम उठा सकती है मीडिया की तरफ से? देखिए, मीडिया ने अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट का एक लिंक वहां पर है, और वो है ड्रिंक इंडस्ट्री का। तो मैंने तो ऐसे प्राइवेट प्रोग्राम देखे हैं जहां पर सोशल ड्रिंकिंग को हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे के सामने हम एम्बिग्यूटी में होंगे कि ये चीज खराब है या अच्छी है, जब पिता या माता या टीचर जब जवाब देने में हिचकिचाएगा तो बच्चे को एक बड़ा मिक्स्ड एक मैसेज जाता है, एम्बिवेलेंट वाला, एनएनए वाला जाता है। तो हमें बड़ा क्लियर कट बताना पड़ेगा कि अगर ड्रग बुरी है, अगर तुम हेल्दी हो तो तुम्हारी ड्रग की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से स्कूल में भी हमारे यहां कोई पॉलिसी नहीं है। अब मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया को इसमें बड़ा एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्या वो ड्रिंक इंडस्ट्री के साथ हैं या सामाजिक कहीं ना कहीं उनके उसके अंदर इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल ड्रिंकिंग
एक्सेप्टेबल आप कह रहे हैं कि मीडिया की भी सामाजिक जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सिर्फ विज्ञापनों तक, सरकारी विज्ञापनों तक सीमित ना रहा जाए, कुछ अपनी जिम्मेदारियों का भी ईमानदारी से निर्वहन और किया चाहे वो जाए। प्राइवेट ही क्यों ना हो।